Hello, friends, welcome back to our new lecture. That is part 3 and the last one of chapter 4, Preamble. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूं कि हर शाम को 7:15 फिक्स टाइम पे एक शुभ मुहूर्त पे हमारी न्यू वीडियो आती है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो मिस ना हो और मेरा आपका ये ज़बरदस्त कनेक्शन बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसको प्लीज़ मैक्सिमम अपने शेयर करें दोस्तों से, ये रेलिवेंट कंटेंट उन तक भी पहुंचे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आपको छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 37 पे, विच वाज ए होमवर्क क्वेश्चन, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ए था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली। ये ऑप्शंस आपके सामने, हम रिपीट नहीं करेंगे। एंड योर आंसर वाज बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आंसर सी। ऑलरेडी मैं इसको बता चुका था आपकी एक्सप्लेनेशंस में। ये देखिए, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में ये आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रीएम्बल इंटेग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस था, फेमस केस, जिसमें माना गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली जो व्हाट शुड आई से कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रीएम्बल के साथ बनता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहेगा। इसमें 13 जजेस का एक बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, ये आपके सामने। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जस्ट अ सेकंड। यस, क्वेश्चन नंबर 38। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करने में गलती हो गई मुझसे, बियर विद इट। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है प्रीएम्बल। दैट इज ए बेरुबरी। ये था बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेरुबरी केस हुआ था 1960 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट एन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक फेमस केस था जिसमें हिस्सा नहीं था, ये जरूर याद रखें। केशवानंदा भारती केस में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्सा था, ये माना गया, इसमें हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, किसमें हिस्सा था प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है 2014 का, आंसर वॉज डी, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस मुझे लग रहा है अगर नींद में उठा के भी आपसे कोई पूछेगा आप आंसर दे देंगे। तो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 गोलकनाथ केस, 2 केशवानंदा भारती केस, 3 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 4th 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। तो ये है ऑप्शंस। ए 1324, बी 1234, सी 3124, डी 3142। तो क्या इसका आंसर है? अभी तक तो आपने डिसाइड कर लिया होगा एंड योर आंसर इज यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन ए, इसका आंसर है 1324। गोलकनाथ केस डिसाइड हुआ था 27 फरवरी 1967 को, 27 फेब 1967। केशवानंदा भारती केस डिसाइड हुआ 1973। तो देखिए 1967 आ गया। फिर उसके बाद ये आगे दिया है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये पास हुआ 5 नवंबर 1971, दैट इज 5 नवंबर 1971। अब इसमें क्या था 1971 वाले में दोस्तों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसके अंदर जो पार्लियामेंट की पावर थी वो रिस्टोर कर दी गई थी। क्योंकि गोलकनाथ वाला जो केस हुआ था जिसमें कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये माना गया कि भाई पार्लियामेंट की पावर्स को रोका गया कि वो अमेंड नहीं कर सकते हैं प्रीएम्बल को या किसी और हिस्से को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो उसके बाद ये पार्लियामेंट में, ये लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। फिर मैंडेटरी तौर पे प्रेसिडेंट की असेंट ली गई, उनकी मंजूरी ली गई और फाइनली ये अधिनियम बना कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो आपके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट के पास कि वो उसको अमेंड कर सकते हैं। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। 42nd ऑलरेडी आप जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 में पास हुआ था। तो सीक्वेंस आपके सामने है 67, 1971, फिर 1973 एंड 1976। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 41।
इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस जो एक ऑब्जेक्टिव था, मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन का, किस में दिया गया है? ऑप्शन ए द प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। बी प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है प्रियम्बल। आपको ऑलरेडी पता है कि इकोनॉमिक जस्टिस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जस्टिस का एक पार्ट था ये, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, और डीपीएसपी में भी ये दिया है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। लेट्स सी, ये है आपके सामने आईएएस प्री 2013, आईएएस प्री का क्वेश्चन है और आपको ऐसे टिप्स पे पता है दोस्तों। तो अब मुझे बताइए एक साथ साथ कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है, चैप्टर फिनिश होने को है और कैसी चीजें आपकी टिप्स पे आ रही हैं। प्रियम्बल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर द इकोनॉमिक जस्टिस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियरली बताता है कि इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसका भी एक हिस्सा है, जो डीपीएसपी का एक पार्ट, विच कंटेन सेवरल आर्टिकल्स, कई आर्टिकल्स हैं उसमें जो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 38(1) सेज द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, किस प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, शेल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। अब आते हैं रेंचो वाली आसान भाषा में। स्टेट को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा अपने लोगों का वेलफेयर देखे और एक ऐसा समाज का ताना बाना बनाए जिसमें जस्टिस हो, ये 3 प्रकार का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्म करे कि इसी ढंग से इसको आत्मसात करें, फॉलो करें, इनकलकेट करें उसे। तो ये है इसका मीनिंग, आर्टिकल नंबर 38(1). आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब याद रहेगा कि प्रियम्बल में जो इकोनॉमिक जस्टिस दिया है या जो भी जस्टिस दिए हैं वो डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है? अनदर क्वेश्चन 38(1). क्लियर होगा, याद रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन। आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी आउटलाइन है प्रियम्बल में, दे रखे हैं क्लियर कट, वो हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड, उसका और विस्तार पूर्वक किस में मेंशन किया गया है, किस में दिया गया है? ए चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, बी चैप्टर ऑन डीपीएसपी, सी चैप्टर ऑन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, डी नोवेयर एल्स इन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे भी नहीं दिया है। ये यूपी के एग्जाम में आया है 2002 में, एलडीए का एग्जाम, और यूपी पीसीएस में 2004 में भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर इज सी कि डीपीएसपी में भी है ये, फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। क्या था आपका क्लियर कट जो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे आइडियल्स ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो सारे के सारे इन तीनों में मेंशन है। क्योंकि देखिए मेन ऑब्जेक्टिव जो थे, सिक्योर करना जस्टिस, वो 3 प्रकार का, लिबर्टी थी 5 प्रकार की, ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी 2 प्रकार की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये उसके नागरिकों को ये सारा कुछ दे। उसके बाद लाइन लिखी है, एडवांसमेंट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी ए बैरियर टू द एडवांसमेंट ऑफ द नेशन। मतलब कि किसी इंसान की, इंडिविजुअल की तरक्की, उन्नति, राष्ट्र की उन्नति में बाधा ना बने। तो बाधा ना बने, सो प्रमोशन ऑफ द फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो एम्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बंधुत्व का वो बढ़ावा दिया गया, भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम था। देखिए राष्ट्र की उन्नति और किसी भी मानव की उन्नति, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे, इंडिविजुअल आपकी एडवांसमेंट एंड योर नेशंस एडवांसमेंट, बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं और एक दूसरे को के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर देखिए देश का हर नागरिक विकास करेगा, उन्नति करेगा, अच्छा पढ़े लिखेगा, अच्छी वैल्यूज होंगी उसके पास, तो देश ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और अगर राष्ट्र ग्रो करेगा, राष्ट्र सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर टैक्स लोग दे रहे हैं और वैसी सारी फैसिलिटीज के साथ अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहा है अपने सिटीजन्स को, तो लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए दोनों वाइस वर्सा है, एक दूसरे पे डिपेंड है। आगे है, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड बाय द प्रियम्बल आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। जो भी आइडियल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे मेंशन है तीनों में, आपके मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य आपके। तो इसलिए हमेशा अधिकार अधिकार मत चिल्लाए, इस देश में ये नहीं है, कनाडा में ये है, इंग्लैंड में ये है। आप ड्यूटीज़ की भी बात करें, अकेली आपकी बात ही, मैं भी आप ही के साथ में हूँ, तो हम ड्यूटीज़ की भी बात करें मिलके कि हमारे देश के लिए फ़र्ज़ क्या बनता है, कर्तव्य क्या बनता है। राष्ट्रगान अगर है, कहीं बज रहा है, खुले आकाश के नीचे है, तो उसको स्टैंडिंग एवेशन देना, खड़े होकर सम्मान देना, वो कंपलसरी है।
अगर बंद कमरे में हैं, छत के नीचे हैं, फिर कंपलसरी नहीं है, बट आपके अंदर एक वो ज़ील है, आपके अंदर एक तमन्ना है, एक कोशिश है, एक भूख है, मैं मेरे देश के लिए समान में खड़ा हूँ। तो ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसका हम पालन करें और देश को आगे बढ़ाएं। उसमें हम शर्म महसूस मत करें कि 4 लोग सोचेंगे कि ज़्यादा ही देशभक्त बन रहा है, खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है। इधर उधर मत थूकें, चीज़ों को अच्छा रखें। नेशनल मॉन्यूमेंट्स के पास जब जाते हैं, पिक्चर्स लें बढ़िया से, बट ख़राब मत करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी में आएंगी और मैं बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सोच थी संविधान बनाने वालों की, सिर्फ संविधान निर्माताओं की, वो किस में झलकती है? नीचे दी गई ऑप्शन में से। आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। दी प्रियम्बल द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फ्रेंड्स बताइए, इसका क्लियर है? प्रियम्बल चैप्टर वही चल रहा है और हम बात भी कर चुके हैं बहुत बार। ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 44। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए फंडामेंटल राइट्स, बी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अ मिनट। ये थोड़ा सा सो फ्रेंड्स, ये सी ऑप्शन थी, डीपीएसपी डी पार्लियामेंट। ऑप्शन बी इज द आंसर। ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्या था, किस में रिफ्लेक्टेड है? प्रियम्बल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एनश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने प्रकार का न्याय हमारे प्रियम्बल में दिया गया है? 3 प्रकार का, अच्छे से आपको याद है। 3 प्रकार का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब तो मैंने मेरे ख्याल से याद करवा करवा के रटवा दिया होगा आपको। जैसे एक सिप लगती है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी, यहां पे आप याद रख सकते हैं एसईपी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सेप याद रहेगा। एक घूंट भर लें जस्टिस की। उसके आगे चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट्स, 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी। पहला कह रहा है कि एनफोर्सिएबल, कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। 2 है इंपॉर्टेंट है और इसकी यूटिलिटी है, मतलब इसका इस्तेमाल है, इंपॉर्टेंस है। 3 डिस्क्राइब्स द एम ऑफ द गवर्नेंस, गवर्नेंस का मकसद क्या है, उसके मोटिव क्या है, वो दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है। 4 हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को एक जुडिशियल मीनिंग देने में हेल्प करता है। ऑप्शंस दी हैं आपके सामने, ए बी सी डी, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 3, 2 3 4। ये नीचे आंसर दिया है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों की चार ऑप्शन सही हैं। देखिए, एनफोर्सिएबल कोर्ट में नहीं है, बिल्कुल आप लागू नहीं करवा सकते। यूटिलिटी उसकी पूरी है, बिल्कुल है, सारे उसमें दिशा निर्देश सब कुछ समझ में आता है। डिस्क्राइब्स द एम ऑफ द गवर्नेंस, एम क्या है गवर्नमेंट का, क्या मकसद है, उनकी सोच, उनका एम क्लियर होता है इसमें से। और जुडिशियल मीनिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, उसको एक प्रॉपर मीनिंग देना, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद, मीनिंग क्या है, वो इससे पता लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यूपीपीसीएस 2019, कमर कस लीजिए। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी आपने पढ़ा है, इट इज एनफोर्सिएबल, बी इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, सी इट मे बी एनफोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसको एनफोर्स करवाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, अच्छे से पता है आपको, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, कोर्ट में आप लागू करवा ही नहीं सकते फोर्सफुली, इसके अगेंस्ट रिट वगैरह कुछ दायर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल वो कि जो सख्त नहीं है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इतने हार्श नहीं हैं, उसको बोलते हैं लिबरल। तो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसे लोकतंत्र में जो थोड़ा सा लचीला है, ढीला है, फ्लेक्सिबल है, लिबरल है, उसमें बेस्ट सेफगार्ड क्या है लिबर्टी का? ए अ कमिटेड जुडिशरी, मतलब एक कमिटमेंट से भरा हुआ न्यायालय। और बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो शक्तियां हैं उनका केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन करना कि सारी सेंट्रल यूनियन के पास है। उसके बाद आगे ऑप्शन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, डी सेपरेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, डी सेपरेशन ऑफ पावर। तो लचीला कब हो सकता है? देखिए, अगर सेंटर के पास सारी पावर आ जाएंगी तो लिबरल अप्रोच तो नहीं होगी, वो तो उल्टा हो गया उसका। जस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर, तब आप बोलेंगे लिबरल है, कि मतलब सारा का सारा घर का, अगर मान लीजिए पिताजी के पास टोटल कंट्रोल है,
तो आप ये नहीं मानेंगे कि हमारे घर की पॉलिसी लिबरल है। अगर थोड़ा मम्मी को भी चार्ज दे रखा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बच्चों का आप भी देख लीजिए, ये कोई छोटी मोटी डिमांड बोलें आप भी पूरी कर दीजिए, तो वो लिबरल पॉलिसी हो गई। इसी तरह लिबरल अप्रोच क्या है, जहां पे विच इज इनहेरेंट इन द डेमोक्रेसी, ऑल फॉर्म्स ऑफ द पावर आर रूटेड इन द विल ऑफ द पीपल। कि सारी की सारी पावर्स हैं, उसकी रूट कहाँ है, लोगों की इच्छा में। लोगों की इच्छा क्या है, विल क्या है। दिस अप्रोच एनहांसेस द रूल ऑफ लॉ एज वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो अप्रोच है बढ़ाती है कि द रूल ऑफ लॉ एक जरूरी बेसिक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का, एक रूल ऑफ लॉ। इट अफर्म्स द सेपरेशन ऑफ पावर एज अ व्हीकल फॉर देयर रिस्ट्रेंट एंड इट प्रमोट्स इंडिविजुअल्स राइट्स एंड फ्रीडम एज अ प्री रिक्विजिट फॉर देयर डिग्निटी। ये कहता है कि फाउंडेशन है, स्टोन है रूल ऑफ लॉ, बेसिक फाउंडेशन, और ये अफर्म करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसा व्हीकल है फॉर देयर रिस्ट्रेंट, कि उनको कंट्रोल करके रखने में, रूल ऑफ लॉ को, जो इतना सख्त कानून है उसको कंट्रोल करने के लिए पावर का सेपरेशन, ताकि स्टेट भी अपने हिसाब से किस तरह का वहाँ का कल्चर है, स्टेट का किस तरह के लोग हैं, किस तरह की जनसंख्या है, उसके हिसाब से थोड़ी लिबरल पॉलिसी वो बना सकें। तो सारा का सारा सेंटर के पास कंट्रोल नहीं है। तो और साथ में इट प्रोमोट्स इंडिविजुअल के राइट और फ्रीडम, और ये रिक्विसाइट, प्री रिक्विसाइट है, कि मतलब ज़रूरी चीज़ है, ये एक रॉ मटेरियल है एक किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए। क्योंकि आज़ादी होगी, राइट्स होंगे, तभी आप आत्मसम्मान की बात कर सकते हैं। छूट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मसम्मान का हम चादर ओढ़ के रखें, बात नहीं बनेगी दोस्तों। आगे चलते हैं कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी क्या कहती है, विल नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। कमिटेड जुडिशरी ये है कि कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाएगी। फिर तो जुडिशरी का मीनिंग क्या रह गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया को देखा होगा, ये एग्जांपल आगे भी आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि नॉर्थ कोरिया में है या पाकिस्तान में है, ठीक है, कि जैसा सरकार ने बोल दिया वैसा ही जुडिशरी फॉलो करेगी। मेरा वचन मेरा शासन, बाहुबली वाली माता जी। तो ऐसा तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर तो ये कमिटेड जुडिशरी तो उल्टा हो जाएगा उसका, लिबरल के अगेंस्ट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रेफर्स टू अ सेटअप इन विच द डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर्स आर कंसर्न इन अ फ्यू लीडर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट में लीड टू द अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। कि सेंट्रलाइजेशन पावर तो एक ऐसा सेटअप बना देगा कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, निर्णय लेने की जो 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 शक्तियां हैं, वो कंसंट्रेटेड होकर रह जाएंगी, सीमित, जो बिल्कुल फ्यू लीडर्स हैं टॉप पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप पे मान लीजिए अगर सिर्फ प्रधानमंत्री और आप लगा लीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर जो पूरी सेना चला रहे हैं, और यूनियन मिनिस्टर, ये तीन लोग चल के ही सारी इसका सारा देश चला दें। राज्य सरकार की, मतलब जो हमारे यहाँ पे है कि सीएम फैसले ले रहे हैं, गवर्नर डिसीजन ले रहे हैं, उनकी स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी है, फिर भी सरकार चल रही है, फिर भी देश चल रहा है। तो इसलिए हमारा लिबरल डेमोक्रेसी है। लेकिन नहीं तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, अथॉरिटेरियन, मतलब तानाशाह। तो वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लोग यूट्यूब पे बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो एक बायस्ड ओपिनियंस हैं। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कि आप को अगर एक गवर्नमेंट, कोई भी एक गवर्नमेंट एक्स वाई जेड, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, कोई भी गवर्नमेंट एब्सोल्युटली सही नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली गलत नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी फेमस यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं, वो किसी भी एक गवर्नमेंट के टोटली अगेंस्ट है, हमेशा उसकी वीडियो, कभी भी उस गवर्नमेंट ने कुछ तो अच्छा किया होगा भाई। लहसुन में भी कोई गुण अच्छा है, उसकी बदबू अच्छी है, आपके लिए कोलेस्ट्रॉल को डाउन कर रही है, ठीक है, स्मेल बुरी है उसकी, तो किसी भी गवर्नमेंट का कुछ काम अच्छा होगा। लेकिन कोई वीडियो अगर उसके ऊपर नहीं आ रही है, एक भी वीडियो, तो इट मीन्स दैट इज बायस्ड। और कोई सिर्फ अप्रिशिएट ही कर रहा है कि नहीं जी, ओहो, इससे बढ़िया गवर्नमेंट ही नहीं है, कुछ एमएलए तो, कुछ एमपी तो उनके भी बेकार होंगे, तो वी शुड क्रिटिसाइज दैम। ये है बैलेंस्ड अप्रोच। तब आप माने कि यस, आप ब्लाइंड नहीं है। आगे चलिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर द लिबर्टी। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है एक्सपेक्टेड करती है एंश्योर द लिबर्टी, बट नॉट द बेस्ट सेफ गार्ड टू एंश्योर लिबर्टी। जो चुनी हुई सरकार है एंश्योर करती है लिबर्टी, बट सबसे बेस्ट सेफ गार्ड नहीं है एंश्योर करना कि लिबर्टी का। लिबर्टी को बिल्कुल एक चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों नहीं है ऐसा, ये अभी देखिए वीडियो 20 मिनट के पास हो रही है, ये इसके कंसर्न टॉपिक आएगा तब आपको ज़्यादा बेहतर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब क्वेश्चंस 3 बचे हैं, फटाफट फिनिश करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ दी, एक ये होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूँ इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये एक क्लियर लाइन दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं की यहीं, कि ये मैं नीचे कर रहा हूँ इसे, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर द लिबर्टी बट नॉट द बेस्ट सेफ गार्ड टू इंश्योर लिबर्टी। अगर कोई स्टूडेंट इसका बेहतरीन आंसर दे तो मैं मान जाऊंगा कि यस, कि इस बंदे में कुछ दम है। और आप एक्सपेक्टेड, आपकी क्या चांसेस हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, उसका गैस भी बताऊंगा आपको।
आपके पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनने के क्या चांस हैं, अगर आप इसका बेहतरीन आंसर दे पाएं। क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ द इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। एक इंप्लीकेशन है इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, कि किससे आती है? ए प्रिविलेज, बी रिस्ट्रेंट्स, सी कंपटीशन, डी आइडियोलॉजी। आइए, प्री 2017 का क्वेश्चन है ये। प्रिविलेज मतलब जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, बी रिस्ट्रेंट्स जो आपके ऊपर बंदिशें हैं, सी उसका कंपटीशन, और डी आइडियोलॉजी जो आपकी सोच है, विचारधारा है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज लार्जली कन्फाइंड टू द टेस्ट ऑफ द एरेडिकेटिंग स्पेशल प्रिविलेजेस। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी किस पे आती है? इक्वलिटी का मतलब ही ये है कि किसी पर्टिकुलर क्लास को प्रिविलेज ना मिले, मतलब एक क्लास को स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार, स्पेशल फैसिलिटीज ना मिले। दिस वाज एविडेंट इन द फैक्ट दैट द कॉल्स फॉर द फॉर्मल इक्वलिटी वर फर्स्ट मेड इन द होप ऑफ ब्रेकिंग डाउन द हायरार्की ऑफ रैंक्स एंड ऑर्डर्स विच हैड सर्वाइव्ड फ्रॉम फ्यूडल टाइम्स। मतलब जब लैंडलॉर्ड्स का टाइम होता था, उस टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है कि फॉर्मल इक्वलिटी, उस टाइम पे पहली बार ये चीज़ आई थी कि जब ये रैंक्स और ऑर्डर्स है ये तोड़ा गया, कि इसको तोड़ के समाज में समानता लाई जाए। प्रिविलेजेस जो हैं ग्रांटेड टू द वन क्लास ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, कलर, क्रीड और रिलीजन आर वाइडली रिगार्डेड एज इरेशनल प्रीजुडाइसेस विच फॉल कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। मतलब जो प्रिविलेज दिए जाते हैं किसी एक वर्ग को किसी आधार पे, जैसे कि आपका जेंडर, आप मेल हैं तो आपको अलग प्रिविलेजेस हैं। अभी मैं तो बाहर कुछ भी करूं, लेडी को किसी से हंस के बात करने की भी इजाज़त नहीं है, और आदमी कहीं भी मुंह मारता फिरे, तो वो क्या हो गया कि उसको जेंडर के कारण ये छूट मिल रही। कलर, आप गोरे हैं, काले हैं, इंडियंस ब्राउन हैं, तो गोरे लोग हैं, दे आर सुपीरियर। क्रीड एंड रिलीजन, आपकी नस्ल क्या है, आपका धर्म क्या है, ठीक है, तो आप क्रिश्चियंस हैं, यू आर वेल एजुकेटेड, सूटेड बूटेड। अगर हम कुर्ते पाजामे में हैं तो वी आर लाइक अनएजुकेटेड। ये सारी चीज़ें रिगार्डेड इरेशनल। इरेशनल मतलब जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें तर्क के साथ, लॉजिक के साथ चीज़ें नहीं चल रही। इरेशनल प्रीजुडाइसिस, पूर्वानुमान, दिमाग में पहले ही सोच रखा है कि यस, काला वाला अनपढ़ है, गोरा वाला एकदम पढ़ा लिखा सुंदर है। चाहे गोरे वाला 4 दिन ना नहाया हो और काले वाला बेचारा दिन में 2 बार नहाता हो। अब आगे चलिए दोस्तों, विच फॉल द कॉन्ट्रैरी। तो ये इक्वलिटी के जस्ट ऑपोजिट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सप्लेन करना आपको, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन थे कई सारे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, मेंस के लिए आपका एक ओपिनियन तैयार करेगा ये, इसलिए 2 से 3 मिनट वीडियो ऊपर भी होगी, प्लीज बियर विद इट। क्वेश्चन नंबर 50, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ए, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द नेशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसी देश की फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, जो हमारा ढांचा है यहाँ देश का। अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयज नॉमिनल पावर, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके हेड के पास सिर्फ नॉमिनल पावर से, नाम मात्र, नाम की ही पावर है। एक ऐसा गवर्नमेंट सी, हुज हेड इंजॉयज द रियल पावर्स, उसके पास रियल पावर्स हैं। डी, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, है कुछ क्वेश्चन में बात। अब आगे देखें, आंसर इज द डी। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट डिफाइंस अ गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इज डिटरमिन्ड बाय अ बॉडी ऑफ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी डिसाइड ही इसी से की जाती है। डिटरमिन, गवर्नमेंट की क्या शक्तियां हैं, क्या उसकी अथॉरिटी है, वो किससे डिसाइड होती है? बॉडी ऑफ लॉज, या एक संविधान के द्वारा। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सम टाइम रिगार्डेड एज ए सिनोनिम फॉर द लिमिटेड गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये सम टाइम इसको एक सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची के तौर पे, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, ये उसका पर्यायवाची है, उसका सिनोनिम है। दैट इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन एंड बाय नो मीन्स द मोस्ट प्रोमिनेंट वन हिस्टोरिकली, कि उसकी सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, यही नहीं है कि यही इंटरप्रिटेशन है, कई इंटरप्रिटेशन में से, वे व्याख्याओं में से एक है ये। तो लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों है ऐसा? देखिए इसका मतलब है, ये क्वेश्चन दोबारा आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वो लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक चीज़ है। कारण देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है मतलब वो रन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो वो लोगों के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होगी, तानाशाही नहीं करेगी, उसकी शक्तियां सीमित हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर लिमिटेड नॉट एब्सोल्यूट। अगर उसकी पावर्स कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही हैं, गवर्नमेंट भी अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही यूज कर पा रही है, तो ये नहीं कि जो मन में आए वही करेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 एंड द लास्ट वन ऑफ आर दिस चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अ सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। सी, सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन,
कि सोशल इक्वलिटी क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं गारंटी देता, या पहले से ही हमारे देश में थी, या कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है? ऑब्वियसली सोशल इक्वलिटी पहले से तो थी नहीं, बराबरी नहीं थी, भेदभाव भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है, ये गलत है। सोशल इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है। ऑप्शन सी इज योर आंसर, दैट इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज द सेशन? कैसी लगी आपको वीडियोस? और पूरे के पूरे 4 चैप्टर्स आपके फिनिश हो गए हैं। सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। एक डिसिप्लिन वे से वीडियोस आ रही हैं आपके पास, शाम को 7:15 बजे फिक्स टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।